हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। एक नया चैप्टर तरंग प्रकाश की स्टार्ट किया था, जिसमें हमने नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्क्राइब किया था और उसके बाद हमने तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट के बारे में डिस्क्राइब किया था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। उसके बाद हम बताएंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो पहले बात किया जाए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए स्टूडेंट, हाइगेंस का जो तरंग पहले का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हॉलैंड के साइंटिस्ट है, हॉलैंड के साइंटिस्ट किसमें 1678 में हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन था? हाइगेंस ने क्या किया, यह माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 में प्रतिपादित किया था, यानी डिस्क्राइब किया था, इसको दिया था। अब इनके अनुसार क्या है, इनके अनुसार प्रकाश क्या होता है, तरंगों के रूप में चलता है। यानी किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। चूंकि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की और इसे भारहीन माना। यानी ऐसा माध्यम माना कि यह भारहीन है ईथर और यह सर्वव्यापी है और इसमें प्रकाश तरंग के संचरण के लिए सभी आवश्यक गुण पाए गए। यानी प्रकाश तरंग के संचरण के लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाई मिले इनके अनुसार। ठीक है, आगे देखिए, जैसे क्या कि वायु में जैसे प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए इन्होंने जो ईथर है इसका घनत्व काफ़ी कम माना है। यानी ईथर का जो घनत्व है इसको बहुत ही कम माना गया, यानी कम घनत्व का होता है। तो कहने का तात्पर्य है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस ने किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को तरंग के रूप में चलते हुए माना। यानी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगों के रूप में निकलता है और सभी दिशाओं में संचरित होता है। ठीक, सभी दिशा में एक समान चाव से संचरित होता है। और क्या इसके संचरण के लिए क्या होगी, माध्यम की आवश्यकता होगी और माध्यम के रूप में उन्होंने ईथर की परिकल्पना की, सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की और इसे भारहीन माना। बाद में क्या हुआ, देखा कि प्रकाश की चाल बहुत अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसलिए इन्होंने कहा कि जो ईथर का घनत्व होता है काफ़ी कम होता है। ठीक, तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार ये बातें थीं जिसे हाइगेंस ने 1678 में डिस्क्राइब किया था, बताया था। यानी वेव थियोरी को हाइगेंस ने 1678 में बताया था, लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए इसके बाद इसको डिस्क्राइब हम करते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है ना, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसके देखिए हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में कुछ परिकल्पनाएं दी और उन परिकल्पनाओं को ही हम क्या कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है ना, हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के संबंध में कुछ परिकल्पनाएं दिया, कुछ निर्धारण किया, उन्हें ही हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्या क्या परिकल्पनाएं हैं।
जिसमें देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में पहली परिकल्पना उन्होंने क्या दिया, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए हमने ये बताया हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं के संबंध में एक सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कुछ परिकल्पनाएं, मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं दिया और उन परिकल्पनाओं को ही हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहली परिकल्पना क्या थी? पहली परिकल्पना यह है कि जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में क्या होगा, स्रोत के चारों ओर क्या होगे, जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं, ठीक है। और ऐसा पृष्ठ यानी माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जो कंपन की, जिसमें क्या होगा, सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो माध्यम में क्या होगा, स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और माध्यम में ऐसा पृष्ठ जिसमें सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। अगर तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र क्या होगा, गोली होगा, और स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर तरंगाग्र क्या हो जाता है, समतल होता है। बात समझ में आया स्टूडेंट? पहली परिकल्पना में हमने डिस्क्राइब किया कि जब किसी माध्यम में स्थित, पहली परिकल्पना, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण, स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, ठीक है, कंपन करने लगते हैं, ठीक। अब आगे क्या, माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, या सभी कण समान कला में होते हैं, कंपन की समान कला में होते हैं, क्या हो जाएगा, तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है। ये हाइगेंस की पहली परिकल्पना थी। आगे से में आप जोड़ सकते हैं, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है, तो तरंगाग्र गोलीय होगा और स्रोत से अत्यधिक दूरी पर
या अत्यधिक दूर, स्रोत से अत्यधिक दूर तरंगाग्र समतल होगा, समतल होगा। ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में 3 परिकल्पनाएं हैं, जिसमें पहली परिकल्पना क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। अगर आप तरंगाग्र का डिफिनीशन तैयार किए होंगे तो ये लगभग उसी डिफिनीशन से मिलता जुलता परिकल्पना है। ठीक, आगे क्या, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली होगा और स्रोत से अधिक दूर पर तरंगाग्र क्या होगा, समतल होगा। पहली परिकल्पना हो गई। ठीक है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये तरंग स्रोत है, ठीक है, यहां से प्रकाश तरंगे सभी डायरेक्शन में निकल रही हैं, प्रकाश तरंगे सभी डायरेक्शन में निकल रही हैं। ठीक है, जब प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में निकल रही हैं तो ये जिस भी माध्यम में स्थित होगा, ये प्रकाश स्रोत जिस भी माध्यम में स्थित होगा, इसके चारों ओर, इस स्रोत के चारों ओर का जो माध्यम होगा, उस माध्यम में प्रेजेंट जो माध्यम के कण होंगे वो वाइब्रेट होने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, कंपन करने लगेंगे। और अगर हम माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींच लें जिसमें मौजूद सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उस पृष्ठ को ही हम तरंगाग्र का नाम दे देते हैं। बात समझ में आया स्टूडेंट? एक बार फिर से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए हमने यही कहना चाहा है कि अगर किसी माध्यम में कोई प्रकाश स्रोत मौजूद है, यहां से प्रकाश तरंगे सभी डायरेक्शन में निकल रही हैं, सभी डायरेक्शन में प्रकाश तरंगे निकल रही हैं, ये प्रकाश तरंगे सभी डायरेक्शन में निकल रही हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ये जिस माध्यम में स्थित होता है प्रकाश स्रोत, इसके चारों ओर के जो माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करने लगेंगे, वाइब्रेशन होने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, और जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेट करने के दौरान क्या होगा, अगर हम माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ की कल्पना कर लें, खींच लें, जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो उस पृष्ठ को ही हम तरंगाग्र का नाम दे देते हैं। बात समझ में आ गया? यह थी पहली परिकल्पना। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी परिकल्पना के लिए। ठीक है ना, पहली परिकल्पना में कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अब दूसरी परिकल्पना की बात हम करें तो चलिए दूसरी परिकल्पना को हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना, तो सॉरी मिटा दें इसको। दूसरी परिकल्पना को अब हम ध्यान दें, क्या है दूसरी परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना को ध्यान दीजिए, क्या होगा, देखिए तरंगाग्र पर स्थित दूसरी परिकल्पना क्या है, तरंगाग्र, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक माध्यम का माध्यम, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के प्रत्येक कण से क्या आती है, माध्यम। देखिए तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण क्या करता है, माध्यम के प्रत्येक कण से एक नई तरंगिका निकल, एक नया तरंग निकलने लगता है। ध्यान से समझिए, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम के माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, जिससे नई तरंगिकाएं निकलने लगती हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो उसी को हम राइट डाउन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, नए तरंग स्रोत
नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, कार्य करने लगता है, जिससे नई तरंगे सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं। क्या लिखा हमने? तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगता है, जिससे नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलने लगती हैं या संचरित होने लगती हैं। ठीक है। इन तरंगों को क्या बोलते हैं? इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ध्यान से समझिए इसको। ये दूसरी परिकल्पना है। दूसरी परिकल्पना में यह बात कहा जा रहा है कि अगर एक तरंगाग्र हमने ले लिया, ठीक है, तरंगाग्र के जो भी तरंगाग्र पर स्थित जितने भी माध्यम के कण होते हैं वे एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लगते हैं और उनसे फिर क्या होती हैं? नई तरंगें सभी दिशाओं में संचारित होने लगती हैं और उन नई तरंगों को हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं। बात समझ में आ गया? जैसे हमने मान लिया कि ये तरंगाग्र का एक सरफेस है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मौजूद हैं कण, पार्टिकल, ठीक है। अब ये जो कण मौजूद हैं ये सभी के सभी एक नए तरंग स्रोत का कार्य करने लग रहे हैं। फिर इनसे सभी डायरेक्शन में क्या होंगे? नई तरंगें निकलने लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? अब इनसे जो इस तरंगाग्र पर मौजूद जो माध्यम के कण हैं जो नए तरंग स्रोत का कार्य करने लग रहे हैं और इनसे नई तरंगें निकल रहे हैं, तो इन नई तरंगों को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। बात समझ में आ गया? ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट की बात किया जाए, तीसरा परिकल्पना देखा जाए। तीसरा परिकल्पना क्या होता है? तीसरे परिकल्पना में हम ध्यान दीजिए क्या करें। देखिए, यदि किसी क्षण, तीसरा देखिए, यदि किसी क्षण क्या होगा? आगे बढ़ती हुई तरंगाग्र पर क्या किया जाए? अनुवालोक खींचा जाए, ठीक है ना, अनुवालोक, ठीक है ना। इन द्वितीयक तरंगिकाओं का ध्यान दीजिए, क्या आगे बढ़ती हुई इन तरंगिकाओं, कौन सी तरंगिकाओं? इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोक प्राप्त किया जाए, है ना, ठीक है। इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोक, इन द्वितीयक तरंगिकाओं का अनुवालोक प्राप्त किया जाए, अनुवालोक प्राप्त किया जाए, क्या होगा? तो उस क्षण क्या होगा? तरंगाग्र की नई स्थिति, उस क्षण क्या होगा? तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होगी, ये होती है नई स्थिति, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये तरंग स्रोत है, ठीक है, यहां से प्रकाश तरंगे ऐसे निकल रही हैं, ठीक, ये, और अगर हम किसी क्षण क्या कर रहे हैं? तरंगाग्र पर मौजूद कण मान लीजिए हमको मिल गए, तरंगाग्र की नई स्थिति, ये देखिए, मान लीजिए ए बी तरंगाग्र मिल रहा है, ये आपका ए बी तरंगाग्र मिला, ठीक है, किसी क्षण। अब क्या होगा?
इस पर माध्यम के कण ले लीजिए, 3-4 ऐसे ले लीजिए, 3-4 हमने लिए, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले, ठीक। अब देखिए यहाँ से इस प्रकाश स्रोत से तरंगें निकल रही हैं। किसी क्षण हमने अनवलोक प्राप्त किया तो ये क्या, ए बी तरंगाग्र की एक स्थिति प्राप्त हुई, ठीक। अब मान लीजिए तरंगाग्र में जितने भी मौजूद कण हैं सभी क्या होंगे, सेम स्पीड से आगे ट्रेवल करेंगे। मान लीजिए इसमें माध्यम के कणों का जो स्पीड है वो स्मॉल v है, तो स्मॉल t समय में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, v इंटू टी डिस्टेंस कवर करेंगे ना, v इंटू टी डिस्टेंस कवर करेंगे। चलिए v इंटू टी डिस्टेंस कवर करेंगे तो सभी क्या पहुंचे, v इंटू टी डिस्टेंस, सभी v इंटू टी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक। अब इतने डिस्टेंस का रेडियस लेकर के अगर हम क्या करें, सर्किल खींचते हैं, सर्किल खींच, अनवलोक का मतलब क्या होगा, इनको टच करते हुए हमें स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक। तो चलिए खींचा जाए, तो एक स्पर्श, एक ये मिला ऐसे, ठीक है, ऐसे दूसरा मिल जाएगा, ऐसे तीसरा मिल जाएगा, ऐसे चौथा ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से फिर क्या करें, यहाँ पे ये स्पर्श रेखा ऐसे हमने खींच लिया और इस डायरेक्शन में भी ऐसे दूसरी तरफ भी ऐसे हमने खींचा, ये मिला, ठीक। ये देखिए ये ए बी है और यहाँ पे मिल गया ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है ना। देखिए अब यही ये तो मिल गया, ये स्रोत के पास में ऐसी स्थिति मिली। अब आगे हम काफी दूर अगर चलें तो यही क्या होगा, समतल तरंगाग्र के रूप में मिलेगा ना। तो ये मान लीजिए, ये आपने ऐसे मान लीजिए ए बी, ये स्थिति अगर ये ए बी ले लिया गया, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे हमने माध्यम के कण, इसमें 3-4, यहाँ एक कण था पहला, दूसरा कण था, तीसरा था, चौथा था। ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये वीटी डिस्टेंस है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वीटी डिस्टेंस का हमने रेडियस लिया, सर्किल ड्रा किया, ठीक। वैसे यहाँ पे भी हम सर्किल स्फीयर ड्रा करेंगे, तो यहाँ ड्रा करें, गोला खींच लिए, ऐसे सभी कणों से होते हुए हमने गोला खींचा। इसके बाद फिर इस पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो टी समय बाद क्या हो गया, ये ए डैश बी डैश तरंगाग्र की नई स्थिति मिलेगी, जबकि यहाँ पे पीछे स्थिति में ये मिल जाएगा। लेकिन हाइगेंस ने क्या कहा, इसको नहीं एक्सेप्ट किया, जो पीछे मिलती हुई तरंगाग्र है उसको नहीं एक्सेप्ट किया, केवल आगे बढ़ते हुए इसको एक्सेप्ट किया। देखिए तीसरा पॉइंट यही बता रहा है कि अगर हम किसी क्षण आगे बढ़ते हुए द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवलोक प्राप्त करें, यानी इन पे स्पर्श रेखा हम खींचें तरंगाग्र पर, क्या होगा, उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होती है। देखिए यहाँ से हमने ये तरंग स्रोत से प्रकाश तरंगें निकल रही हैं, किसी क्षण मान लीजिए देखिए यह एक तरंगाग्र की नई स्थिति ये भी मिली। अब इस पे क्या होगा, इस पे जो भी कण है वो नए तरंग स्रोत का काम करेंगे ना, फिर इनसे तरंगें निकलेंगी। मान लीजिए v4 से चल रही है तो स्मॉल टी समय में सभी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, वीटी डिस्टेंस से भी वीटी वीटी वीटी, ठीक। तो इतने रेडियस का हम लेकर के अगर गोला खींचें तो इस तरीके से गोले मिलेंगे। अब इन गोलों पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस तरीके का कर्व इधर भी मिलेगा और पीछे भी मिलेगा। तो हाइगेंस ने जो ए डैश बी डैश को बोला वो स्मॉल टी समय बाद तरंगाग्र की नई स्थिति को बताया, जबकि पीछे वाले एनवलोप को एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह यहाँ पर भी, ठीक है ना, ए डैश बी डैश आगे टी समय बाद तरंगाग्र ए बी की टी समय बाद ए डैश बी डैश क्या होगी, नई स्थिति होगी, जबकि पीछे वाला तरंगाग्र क्या होगा, नहीं मार, पीछे वाला जो ये स्थिति ए डबल डैश बी डबल डैश है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक। अब देखिए हाइगेंस प्रिंसिपल की सफलताएं क्या मिली, सफलताएं क्या हुआ, ठीक है ना। सफलताएं में अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की जो सफलताएं मिली उसमें हाइगेंस ने क्या कहा, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा क्या हुआ, परावर्तन की व्याख्या की जा सकी, अपवर्तन की व्याख्या की जा सकी, ठीक। इसके बाद देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा
किसकी व्याख्या? इसके द्वारा परावर्तन, देखिए परावर्तन की व्याख्या हो गई, अपवर्तन की व्याख्या हो गई, इसके बाद क्या हो गया? व्यतिकरण, व्यतिकरण का भी व्याख्या हो गया, ठीक है, विवर्तन का भी व्याख्या हो गया, ठीक है। इन सभी चीजों का व्याख्या हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसमें देखिए विफलताएं क्या हो जाएंगी, असफलताएं, असफलताएं क्या हो जाएंगी? असफलताओं की बात अगर करेंगे तो देखिए पहली चीज, ध्रुवण का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, ध्रुवण का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। क्यों? देखिए हाइगेंस ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना, ठीक है, और अनुदैर्ध्य तरंग के अनुसार जो है ध्रुवण की घटना एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो हाइगेंस की जो वेव थ्योरी है वो ध्रुवण का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। दूसरी चीज क्या हो गया? माइकलसन मोरले ने इनके जो है, जो इन्होंने माना था कि ईथर माध्यम की परिकल्पना, उसको सही नहीं माना। हाइगेंस के ईथर वाले माध्यम की परिकल्पना जो थी उसको माइकलसन मोरले ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद देखिए इस सिद्धांत के द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये सब जो है असफलताएं थी, ठीक। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने हाइगेंस प्रिंसिपल बताया और हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बताया, ठीक है। इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट रन पे डिस्क्राइब करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, ओके।